नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी तक इसरो ने वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए केवल ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी का उपयोग किया है। भारत ने वर्तमान में 3 प्रक्षेपण यान प्रयोग में हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी MK3। सरकार ने 2020 में निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं और इसमें निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की उपर्युक्त सभी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 23 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से OneWeb कंपनी के 36 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह पहली बार है जब भारत के सबसे भारी रॉकेट का व्यावसायिक परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा यह पहली बार होगा जब भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी के अलावा किसी अन्य रॉकेट का इस्तेमाल वाणिज्यिक लॉन्च के लिए किया जा रहा है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत में वर्तमान में 3 परिचालन संबंधी प्रक्षेपण वाहन हैं, जिनमें पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसरो ने एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान भी विकसित किया है। इसके अलावा सरकार ने 2020 में निजी अभिकर्ताओं के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला था, जिसका उद्देश्य निजी अभिकर्ताओं को नियमित अंतरिक्ष सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति देना था, ताकि इसरो वैज्ञानिक मिशनों पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो कथन हैं वह हमारे सही हैं और सही कथनों के रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है, गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक बहुसेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेस शामिल है, जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र है। इसमें किसी प्रकार की आवासीय सुविधा नहीं है। गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी है, जो कि भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। आपको इन कथनों में से सही कथन का चयन करना है और इसके संदर्भ में निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 की उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। गिफ्ट सिटी के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो गुजरात के गांधीनगर के पास अवस्थित है। इसमें एक बहुसेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र भी विद्यमान है। गिफ्ट सिटी को न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुनियादी ढांचे की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, आवासीय परियोजनाओं के अलावा विविध प्रकार की खेल सुविधाओं आदि को भी विकसित किए जाने की बात कही गई है। इस रूप में इसको वास्तव में एक वॉक टू वर्क शहर के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसके अलावा यह भी आपको ध्यान रखना है कि गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी है, जो कि भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। इस रूप में आप ये कह सकते हैं कि पहला विकल्प इसमें सही है, तीसरा इसमें सही है, लेकिन दूसरा इसमें सही नहीं है। और चूंकि हमें सही कथनों की पहचान करनी है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के संदर्भ में सरकार ने पेट्रोल में डैश इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य डैश तक प्राप्त करना निर्धारित किया है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही विकल्प होगा। 15%, 2025, 20%,
2025 25%, 2025 की 20%, 2030। भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के द्वारा आधिकारिक तौर पर यह खुलासा किया गया है कि अप्रैल 2023 के लक्ष्य से पहले इस साल दिसंबर या जनवरी 2023 से देश में 20% इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध होने की संभावना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत में बिकने वाले सभी पेट्रोल में 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के अनुसार पेट्रोल में इथेनॉल के लक्षित 20% मिश्रण के लिए देश को 1000 करोड़ लीटर क्षमता की आवश्यकता होगी। इसमें 450 करोड़ लीटर का उत्पादन किया जा रहा है और 400 करोड़ लीटर के टेंडर को जारी किया गया है। इस प्रकार भारत 2025 तक 20% सम्मिश्रण के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, 20% 2025। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जारी होने की तिथि से 15 दिनों के लिए वैध होते हैं। केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया है, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ये बॉन्ड भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि तक खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसा कि आरबीआई के द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। आपको दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपके विकल्प हैं, केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही हैं, सभी कथन सही हैं कि कोई भी कथन सही नहीं है। चुनावी बॉन्ड, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है, उसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी चंदा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है। चुनावी बॉन्ड दाताओं के द्वारा गुमनाम रूप से खरीदे जाते हैं और जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होते हैं। ये बॉन्ड एसबीआई के द्वारा 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए गए हैं। बॉन्ड भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध हैं, जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। केवल वे राजनीतिक दल जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों का कम से कम 1% हासिल किया है, वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहला विकल्प एकदम सही है, साथ ही दूसरा विकल्प भी एकदम सही है, हालांकि तीसरा सही नहीं है क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा निर्देश नहीं अपितु केंद्र सरकार द्वारा निर्देश किया जा सकता है। इस रूप में केवल 2 कथन इसमें सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2018 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। विधि का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त कार्यालय की विश्व न्याय परियोजना यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने 2017-18 में इससे संबंधित रिपोर्ट को जारी किया था, जो इस बात को मापती है कि उस अवधि में 113 देशों ने किस हद तक विधि के शासन का पालन किया है। इसमें भारत की रैंक 62 थी, जो पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से काफी बेहतर थी। हालांकि डेनमार्क ने इसमें शीर्ष स्थान को
प्राप्त किया था। इस रूप में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे सतलुज यमुना लिंक नहर पर, जो आज के न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहे, जिसे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आयोजित किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं सतलुज यमुना लिंक नहर की, तो यह एक प्रस्तावित 214 किलोमीटर की लंबी नहर है जो सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ती है। इससे संबंधित विवाद का पता भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 से लगाया जा सकता है, जिसमें रावी, व्यास और सतलुज के मुक्त और अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति भारत को दी गई थी। हालांकि समस्या तब पैदा हुई जब 1966 में पंजाब से हरियाणा पृथक हुआ और हरियाणा को नदी के पानी का हिस्सा देने की समस्या प्रस्तुत हुई। सतलुज और उसकी सहायक व्यास नदी के पानी में से हरियाणा का हिस्सा पाने के लिए सतलुज को यमुना से जोड़ने वाली एक नहर सतलुज यमुना लिंक नहर की योजना को बनाया गया। हालांकि पंजाब ने ये कहते हुए हरियाणा के साथ पानी साझा करने से इनकार कर दिया कि यह रिपेरियन सिद्धांत के खिलाफ है, यानी इसमें कहा गया कि नदी का पानी केवल उस राज्य और देश का है जहां से नदी बहती है। इससे विवाद पैदा हुआ और 1982 में इस पर काम शुरू होने के बाद भी अब तक ये नहर पूरी नहीं हो पाई है। इस पर विवाद लगातार जारी है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे को उच्चतम राजनीतिक स्तर पर केंद्र द्वारा मध्यस्थता करने के लिए बातचीत करने और निपटाने का निर्देश दिया। हालांकि पंजाब ने पानी की उपलब्धता के नए समयबद्ध आकलन के लिए एक न्यायाधिकरण को स्थापित किए जाने की मांग को किया है। पंजाब का मानना है कि आज तक राज्य में नदी जल का कोई निर्णय या वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं हुआ है और इसी के चलते यह लगातार विवाद का विषय बना हुआ है। इस काल में रावी ब्यास जल की उपलब्धता भी घटकर कम हुई है। इस रूप में ये कहा जा रहा है कि एक नया न्यायाधिकरण यानी ट्राइब्यूनल ही इन सब का न्याय निर्णयन कर सकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।